मुर्दाघर की स्टील टेबल पर पड़ी लाश अचानक गायब हो चुकी थी। सिर्फ सफेद कफन जमीन पर पड़ा था। तभी छत से हड्डियां चटकने की एक खौफनाक आवाज आती है। डॉक्टर समीर कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाता है। आरुषि छत से उल्टी लटकी हुई अपनी सफेद आंखों से उसे घूर रही थी। मौत कभी खत्म नहीं होती डॉक्टर। समीर पसीने से लथपथ अपने केबिन में जागता है। क्या यह कोई डरावना सपना था या मौत के कालचक्र की शुरुआत? चलिए चलते हैं कुछ घंटे पीछे, जब ये वीरान रात शुरू हुई थी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुइयों की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। सिटी फोरेंसिक लैब के एक बंद घुटन भरे केबिन में डॉक्टर समीर बैठे थे। उनके शरीर पर उनका जाना माना सफेद डॉक्टर कोट था, जिस पर खून के कुछ पुराने धुंधले दाग अब भी बाकी थे। उनकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट सुलग रही थी, जिसका धुआं उनके चेहरे को एक रहस्यमयी परत से ढक रहा था। उन्होंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और राख को टेबल पर झटक दिया। तभी उनके टेबल पर रखा फोन बजने लगा। हाँ, समीर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक वीआईपी केस आया है। बॉडी को अभी अभी नीचे मुर्दाघर में शिफ्ट किया गया है। ऊपर से ऑर्डर है, सुबह की किरण फूटने से पहले इसकी एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मौत को एक साधारण एक्सीडेंट दिखाना है। आपको पता है ना क्या करना है? मुझे मेरा काम मत सिखाओ। रिपोर्ट तैयार मिलेगी, लेकिन सुनो, इस बार रेट डबल होगा। मौत का सौदा है, कोई बच्चों का खेल नहीं। और हाँ, वो जर्नलिस्ट वाली जो प्रॉब्लम थी ना, उसका इलाज मैंने हमेशा के लिए कर दिया है। अब तुम तो बस पैसे की फिक्र करो। पेमेंट उसी अकाउंट में आ जानी चाहिए। समीर ने फोन रख दिया। उसने अपना सफेद कोट ठीक किया, अपनी फोरेंसिक किट उठाई और केबिन से बाहर निकल गया। समीर वो डॉक्टर था जो चंद रुपयों के लिए किसी भी कत्ल को एक्सीडेंट और किसी भी एक्सीडेंट को सुसाइड साबित कर सकता था। मुर्दों के साथ धोखाधड़ी करना उसकी पुरानी आदत थी। बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत लंबा और डरावना था। कॉरिडोर की लाइटें वोल्टेज की कमी के कारण बार बार टिमटिमा रही थी। समीर के जूतों की उस वीरान गलियारे में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक पल के लिए समीर रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक घना अंधेरा था जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। आज ये हवा इतनी ठंडी क्यों लग रही है? शायद एसी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही कम कर दिया है इन बेवकूफों ने। समीर ने मुर्दाघर का भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही सड़े हुए मांस, फॉर्मेलिन और फिनाइल की तेज बदबू ने उसका स्वागत किया। कमरे के बीचों बीच स्टील की एक चमकती हुई ठंडी टेबल रखी थी, जिस पर एक लाश सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। कमरे में इतनी शांति थी कि समीर को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। समीर धीरे धीरे टेबल के पास पहुंचा। उसने अपनी किट से सर्जिकल ग्लव्स निकाले और पहन लिए। उसकी नजर उस सफेद कपड़े पर थी जिसके नीचे वो राज दफन था, जिसे उसे आज रात हमेशा के लिए मिटाना था। चलो देखते हैं आज किस बदनसीब का सच मुझे मिटाना है। समीर ने एक झटके में लाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे और वह लड़खड़ाकर पीछे रखी एक अलमारी से टकरा गया। आरुषि, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे? टेबल पर पड़ी लाश किसी और की नहीं, बल्कि एक ईमानदार जर्नलिस्ट आरुषि की थी। आरुषि वो लड़की थी जिसने समीर के हर काले कारनामे का सबूत इकट्ठा कर लिया था। कल रात ही आरुषि समीर के घर पहुंची थी।
पुलिस में जाने की धमकी लेकर और खुद को बचाने के लिए समीर ने खुद अपने ही हाथों से आरुषि का गला घोंटा था और उसकी लाश को शहर के बाहर एक गहरी खाई में फेंक दिया था। समीर का दिमाग सुन्न पड़ रहा था। वह पसीने से लथपथ हो गया। उसका सफेद कोट अब उसे एक कफन जैसा लगने लगा था। नहीं नहीं नहीं, ये कोई चाल है। पुलिस मुझे फंसाना चाहती है। मुझे अभी इसी वक्त इसके शरीर के हर उस निशान को मिटाना होगा जो मुझ तक पहुंचाता है। मैं इसे एसिड से जला दूंगा। समीर तेजी से अलमारी की तरफ मुड़ा जहां एसिड की बोतलें रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मुर्दा घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। कमरे में ऐसा घना अंधेरा छा गया कि समीर को अपना खुद का हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी कमरे का तापमान अचानक इतनी तेजी से गिरने लगा कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। हाँ, कौन है वहां? कौन है? मेन स्विच किसने बंद किया? ये कोई मजाक नहीं है, सामने आओ। अचानक कमरे की लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल उठी। पूरा कमरा खून जैसे लाल रंग में नहा गया। समीर ने पलटकर तुरंत स्टील की टेबल की तरफ देखा। टेबल खाली थी। आरुषि की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। सिर्फ वो सफेद कपड़ा जमीन पर गिरा पड़ा था। समीर की सांसें गले में अटक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी सीना चीर कर बाहर आ जाए। तभी कमरे की छत से एक बहुत ही खौफनाक आवाज आई, जैसे हड्डियां टूट रही हों और अपने आप मुड़ रही हों। समीर ने कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई। लाल रोशनी में जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह को छलनी कर दिया। आरुषि की लाश छत पर लगे पानी के मोटे मोटे लोहे के पाइपों से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल नीचे जमीन की तरफ झूल रहे थे। उसकी गर्दन एक बहुत ही अप्राकृतिक और खौफनाक एंगल में टूटी हुई थी। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे नीचे खड़े समीर को घूर रही थी। समीर, तुमने मुझे खाई के अंधेरे में फेंक दिया था ना? वहां बहुत ठंड थी समीर, बहुत घुटन थी। तुम्हें लगा था कि वो गहरी खाई मेरे सच को हमेशा के लिए दफन कर देगी, लेकिन तुमने एक गलती कर दी डॉक्टर। तुमने एक इंसान को मारा था, पर अब जो तुम्हारे सामने है वो साक्षात तुम्हारी मौत है। तुम्हारा घमंड तुम्हें यहाँ मेरे पास लाया है। नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी नब्ज रुकते हुए महसूस की थी। तुम एक लाश हो, दूर रहो मुझसे। अगले ही पल आरुषि का शरीर किसी विशाल भयानक छिपकली की तरह हरकत करने लगा। वह उल्टी ही छत से दीवार की तरफ खिसकी। उसके हाथ और पैर की हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ गईं और फिर वह बिना जमीन पर गिरी दीवार से चिपकी हुई एक छिपकली की तरह तेजी से रेंगती हुई नीचे उतरने लगी। उसके लंबे सड़े हुए नाखून कंक्रीट की दीवार को खुरच रहे थे, जिससे चिंगारियां और भयानक आवाजें पैदा हो रही थी। वह अपना सिर अजीब तरीके से हिलाते हुए दीवार से रेंगती हुई बिल्कुल जमीन तक आ गई और अचानक झपट्टा मारकर समीर के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी ठंडी सड़ी हुई सांसें समीर के चेहरे से टकरा रही थी। मैं तो एक लाश हूँ समीर, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या हो? मैं एक इंसान हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे सबूत दुनिया के सामने ले आऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। तुम सोचते थे कि तुम मौत के सौदागर हो समीर। तुम इंसानों की लाशों के साथ खेलते थे, उनके सच को अपनी झूठी रिपोर्टों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर देते थे। तुमने खुद को भगवान समझ लिया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मौत कोई कागज की फाइल नहीं है जिसे तुम बंद कर सको। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की, लेकिन देखो, तुमने मुझे एक ऐसी ताकत दे दी जो अब तुम्हारे इस गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ देगी। तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो ना समीर, तो जरा वहां देखो,
उस अंधेरे कोने में रखे उस बड़े फ्रीजर की तरफ देखो, अपना असली सच देखो। समीर ने कांपती हुई नजरों से उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। वहां रखे डीप फ्रीजर का भारी दरवाजा अपने आप एक भयानक चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुल रहा था। लाल बत्ती की मध्यम रोशनी जब उस फ्रीजर के अंदर पड़ी तो समीर के फेफड़ों से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे मुर्दा घर को हिला दिया। फ्रीजर की बर्फ वाली ट्रे पर एक लाश पड़ी थी और वो लाश खुद डॉक्टर समीर की थी। उसकी आंखें खुली की खुली थीं, शरीर बर्फ की तरह अकड़ा हुआ था और उसके उसी सफेद कोट पर छाती के पास खून का एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था। जिन लोगों के लिए तुम ये फर्जी रिपोर्ट बनाते थे ना समीर, उन्हें कल रात ही तुम पर शक हो गया था। अब तुम मुझे मारकर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में ही तुम्हारे सीने में गोलियां उतार दी थी। तुम्हारी मौत तो कल रात में ही उस सड़क पर हो चुकी है। ये सफेद कोट जो तुमने पहना है, ये तुम्हारा कफन है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये मेरा वहम है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द ही तुम्हारी सजा है समीर। ये मुर्दा घर तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम्हारा नर्क है और इस नर्क में तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी। तुम हर रात इसी खौफ में जियोगे, बार बार अनंत काल तक। आरुषि ने अपने ठंडे बर्फीले हाथों से समीर का गला पकड़ लिया। समीर छटपटाने लगा, उसके हाथ पैर हवा में चलने लगे। आरुषि उसे जमीन पर घसीटते हुए उसी फ्रीजर की तरफ ले जाने लगी जहां समीर की खुद की लाश पड़ी थी। समीर पूरी ताकत से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज मुर्दा घर की उन मोटी दीवारों से बाहर नहीं जा सकती थी। आरुषि ने उसे उठाया और उस जमे हुए फ्रीजर के अंदर उसकी ही लाश के ठीक बगल में फेंक दिया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे माफ कर दो। आरुषि ने फ्रीजर का भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर एकदम घुप अंधेरा छा गया। समीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसका दम घूंट रहा है। उसकी हड्डियां बर्फ में जम रही हैं और वह एक गहरी काली कभी ना खत्म होने वाली खाई में गिरता चला जा रहा है। अचानक समीर की आंखें एक झटके में खुल गई। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका सीना धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने हाथ पैर चलाए। वह फ्रीजर में नहीं था, वह अपने उसी फोरेंसिक लैब के केबिन में बैठा था। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने देखा कि उसके शरीर पर वही सफेद कोट मौजूद था। उसकी उंगलियों के बीच रखी सिगरेट अब भी सुलग रही थी, जिसका धुआं हवा में तैर रहा था। हे भगवान, एक सपना, वो सिर्फ एक भयानक सपना था। मुझे लगा मैं सच में, मुझे कल से ये काम छोड़ना होगा। मैं बहुत थक गया हूँ। समीर ने खुद को तसल्ली दी। उसने सिगरेट का एक कश लेने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी उसके पास रखा फोन जोर से बजने लगा। समीर के शरीर का सारा खून जैसे एक पल में बर्फ बन गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह चाहकर भी अपनी कुर्सी से उठ नहीं पा रहा था। खौफ से कांपते हुए, पसीने से तर, बदतर हाथों से उसने धीरे धीरे फोन का रिसीवर उठाया। डॉक्टर साहब, एक वीआईपी केस आया है। बॉडी को अभी के अभी नीचे मुर्दा घर में शिफ्ट किया गया है। फोन समीर के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से खौफ और बेबसी के आंसू बहने लगे। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वह मर चुका है। मौत उसे मार नहीं रही थी, बल्कि उसे हर रात ठीक इसी वक्त पर इसी केबिन में वापस भेज रही थी। उसका वो खौफनाक सफर, वो दर्द, वो छिपकली की तरह रेंगती लाश, सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। क्योंकि जो गुनाह उसने किए थे, उसकी सजा कभी खत्म नहीं होने वाली थी।
मौत का वो खौफनाक कालचक्र फिर से घूमने लगा था। दोस्तों, अगर डॉक्टर समीर के इस खौफनाक कालचक्र और आरुषि के इंतकाम ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी रहस्यमयी, डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको कहानी का कौन सा सीन सबसे डरावना लगा, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रात एक नई खौफनाक कहानी के साथ।